एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इस वक्त जिस तरीके की सुरक्षा को लेकर चुनौती, उसके बीच जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि वायुसेना की तरफ से और सीसीएस की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि सीडीएस देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर जो हैं वो अब नहीं रहे हैं। उनकी जगह पर दूसरा कौन सीडीएस बनेगा, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर घोषणा की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में जब वर्ष 2015 में वो नागालैंड में दीमापुर में कोर कमांडर थे, जो स्पीयर कोर है, 3 कोर है भारतीय सेना की, उस वक्त जो थी मणिपुर में एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 19 सैनिकों की मौत हुई थी। उसके बाद पहली बार इन्होंने खुद आगे बढ़कर सरकार को कहा था कि हम क्रॉस बॉर्डर रेड करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे म्यांमार सीमा में उन उग्रवादियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे देश के सैनिकों को वीरगति को प्राप्त कराया है। तो उनकी पहल हुई थी। उस दौरान ही सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। इससे पहले तक सर्जिकल स्ट्राइक इतनी बड़ी देखी नहीं गई थी। उनके नेतृत्व में ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी म्यांमार सीमा में, जिसमें कम से कम खुद जनरल बिपिन रावत ने मेरे को दिल्ली में बताया था उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि मैं बता दूं कि 60 से 70 उग्रवादी उस सर्जिकल स्ट्राइक में भारत से मारे थे। नीरज राजपूत, आप अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा। इस बीच राष्ट्रपति की तरफ से भी दुख जताया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से ट्वीट किया गया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, देश ने अपने एक बहादुर सपूत को खोया है। 4 दशक की सेवा में उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाई। 1978 में सेना में शामिल हुए थे बतौर अधिकारी, और एक गजब का दिसंबर कनेक्शन, इसको आप इत्तेफाक भी कह सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल जनरल रावत की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से ट्वीट कर दुख जताया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर। वायुसेना की तरफ से जैसे ही पुष्टि की गई सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की, उसके बाद से लगातार यह सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि वो बेहद दुखी हैं। जनरल रावत के निधन पर पीएम मोदी का ट्वीट, जनरल रावत के निधन से बहुत दुखी हूं, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट में। तो निशब्द है आज देश, एक ऐसी दुर्घटना जिससे सभी स्तब्ध हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय सेना के किसी सिटिंग जनरल की ये हादसे में हुई पहली बार इस तरीके की मौत की घटना जो देश के सामने है, और वो भी एक ऐसा जनरल जो तीनों सेनाओं का सैन्य कमांडर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। मैं जनरल रावत के दिसंबर कनेक्शन के बारे में आपको बता रही थी। इसको इत्तेफाक भी कहा जा सकता है कि 16 दिसंबर 1978 की वो तारीख जब सेना में अधिकारी बने थे। 17 दिसंबर 2016 भारतीय सेना के प्रमुख बने। ये देखिए जनरल रावत का दिसंबर कनेक्शन, इसे इत्तेफाक भी आप कह सकते हैं। 17 दिसंबर 2016 भारतीय सेना के प्रमुख बने, सेना अध्यक्ष बने, और इसके बाद फिर से महीना दिसंबर का ही था, तारीख 31 दिसंबर 2019 जब देश के पहले सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत, और आज 8 दिसंबर 2021 जब तमिलनाडु में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वायुसेना की तरफ से अब से करीब आधे घंटे पहले यह पुष्टि कर दी गई है, नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जनरल बिपिन रावत के निधन पर बेहद दुखी हूं, उन्होंने पूरी कर्मठता और बहादुरी से देश की सेवा की। जनरल रावत सच्चे सैनिक, सच्चे देशभक्त थे। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। देखिए, मोदी सरकार की तरफ से जब पहल की गई और सीडीएस की जो पोस्ट है, जो पद है, उस पर पहली बार जब तैनाती हुई तो उसमें जनरल बिपिन रावत पर ही मोदी सरकार की तरफ से भरोसा किया गया एक तरीके से। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, 6:30 बज चुके हैं, सीसीएस की बैठक शुरू। बिल्कुल, सीसीएस की बैठक जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। जो पहुंचने का सिलसिला है रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के और बाकी जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, और किसी भी समय ये बैठक शुरू हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से इस बैठक के सामने बड़ी चीज़ क्या होगी, यह हादसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके की स्थितियां हैं, इसके पीछे किस एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जिस चीज़ का जिक्र आप कर रही थी रोमाना, भारतीय रक्षा सेना के किसी अधिकारी की और इतनी वरिष्ठ अधिकारी की इस तरीके से हादसे में हुई मौत निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े करती है, जिसके बारे में पूरे देश की नज़र होगी। इन तमाम सवालों के जवाब जरूरी होंगे। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से इस चीज़ की पड़ताल की जाए, क्योंकि ये देश के पहले सीडीएस थे। साथ ही
भारतीय रक्षा सेना के किसी सर्विंग ऑफिसर की, जो जनरल के रैंक पे भारतीय जो रक्षा सेनाओं में सर्व कर रहे हों, उनकी मौत का यह दूसरा वाकया है कि लेकिन इससे पहले जनरल बीसी जोशी का, जैसा मैंने आपसे कहा, वो हृदयाघात से उनकी मौत हुई थी, लेकिन हादसे में हुई यह मौत बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसके अलावा किस तरीके से एक सर्विंग जनरल को जो अंतिम विदाई है वो किस तरीके से दी जाएगी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर सीसीएस नोट लेना चाहेगी, जो देश की सबसे बड़ी रक्षा समिति कहा जा सकता है, देश की सुरक्षा संबंधी जो कैबिनेट की समिति है, ये सुरक्षा मामलों के ऊपर देश की सर्वोच्च संस्था है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी प्रणय उपाध्याय। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है जिसका जवाब आपको जरूर दर्शकों को देना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि देश ने आज क्या खो दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के सेनापति को खोया है आज देश ने। म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला बहादुर आज नहीं रहा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज नहीं रहे। देश के सर्विंग जनरल आज नहीं रहे। 43 साल तक देश की सेवा करने वाले जनरल आज नहीं रहे। सेवा के दौरान हादसे में जान गंवाने वाले पहले सिटिंग जनरल बिपिन रावत। ये बड़ा नुकसान देश को। मैं नीरज राजपूत का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से एक बार फिर से प्रणय उपाध्याय के पास आपको लेकर चलते हैं। और प्रणय, जो बात आप कह रहे थे कि साहब सीसीएस की जब बैठक है तो फिर किस तरीके से विदाई दी जाएगी सिटिंग जनरल को, किस तरीके से आगे इस पूरे मामले में जांच को बढ़ाया जाए, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पेचीदगियां हैं उस पर चर्चा, और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि इस पद पर आगे कौन, अगले नाम को लेकर भी किसी तरीके की कोई सहमति बन सकती है क्या, क्योंकि पद तो खाली नहीं रह सकता। प्रणय उपाध्याय, देखिए, पद का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से उसमें एक प्रक्रिया फॉलो होती है। ये हादसे में हुआ है और चूंकि इससे पहले हमने देखा है कि कई बार इस्तीफों की घटनाएं हुई हैं, जो सर्विंग जनरल्स के इस्तीफे हुए हैं। आपको ध्यान होगा एडमिरल डीके जोशी ने जब इस्तीफा लिया था तो नौसेना अध्यक्ष का पद जो है वो कुछ समय तक खाली रहा था और वाइस चीफ को एक्टिंग जो नौसेना प्रमुख है उसकी दायित्व दिया गया था। जहां तक सीडीएस का सवाल है, सीडीएस के पास में कमांड फोर्स उस तरह से नहीं होती है। निश्चित रूप से मिलिट्री सेक्रेटरी का पद होता है। वो देश के सर्वोच्च रक्षा मंत्रालय में न केवल वो सबसे सर्वोच्च जनरल थे, बल्कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी टू डिफेंस मिनिस्टर भी थे। तो ऐसे में जो सैन्य सलाहकार की जो उनकी भूमिका थी, वो सचिव के तौर पर तैनात थे वहां पर। तो उस दायित्व को कौन निभाएगा, ये निश्चित रूप से एक सवाल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल सीसीएस के सामने बड़ा सवाल इस हादसे के ऊपर मनन करना होगा। आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाए, कौन सी जो जानकारियां हैं, कौन सी सूचनाएं हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आप देखें रोमाना, वायुसेना अध्यक्ष को खुद भेजा गया है। वो सुलूर में इस समय मौजूद हैं, जहां से लास्ट एटीसी टेक ऑफ हुआ था। लास्ट एटीसी कॉन्टैक्ट इस हेलीकॉप्टर MI-17 V5 का था। कहां संपर्क टूटा, कैसे संपर्क टूटा, किन तरीके की घटनाएं हुई, कहीं कोई सैबोटाज का एंगल तो नहीं। ये तमाम पहलू होंगे जो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगे रोमाना। बिल्कुल, देखिए 6:35 हो रहे हैं, 6:30 बजे जो सीसीएस की बैठक शुरू होनी थी, बस कुछ ही पल में वो शुरू होने वाली है। इस बीच बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये आ रही है कि कल शाम तक जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा। कल शाम तक जनरल रावत समेत सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेंगे। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, पिंकी हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी। रोमाना, देखिए बिल्कुल अब जो है उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली ले जाना है, तो ऐसे में अरेंजमेंट्स जो है वो अब किए जाएंगे और इसके लिए औपचारिक तौर पर जो है तमाम आदेशों का इंतजार पहले किया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली जो है इस खबर को ये खबर अभी भी सामने आई है। ऐसे में देखना होगा कि अरेंजमेंट्स जो है वो किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुलूर एयरबेस से और साथ ही वेलिंगटन से भी कई ऑफिशियल्स जो है वो क्रैश साइट पर भी पहुंचे हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो बिठाई गई है, सबसे पहले क्या रीजन था ये सब भी जानने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस बीच उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली पहुंचाने के अरेंजमेंट्स भी किए जाएंगे, जिसके लिए भी हमें अब इंतजार करना होगा जब ऑफिशियली जो इसके बारे में और जानकारी हमें दी जाएगी। जी रोमाना, आप रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। और प्रफुल्ल, जिस तरीके से खबर आ रही है कि कल शाम तक शव जो है, पार्थिव शरीर जो है, वो दिल्ली पहुंचेंगे, मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच एक तस्वीर, ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साझा की
गई है, ये वो तस्वीर है जो बेहद भावुक करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कि किस तरीके से अपना एक साथी, एक करीबी साथी जो हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था भारत माता की रक्षा के लिए, उसका एक वीर सपूत आज देश ने खो दिया है। ये वो नुकसान है जिसका जिक्र लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि चाहे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना हो, हर बार अगर कोई चेहरा होता था, अगर कोई दिमाग होता था उस प्लानिंग के पीछे, तो वो जनरल बिपिन रावत। ये ट्वीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जनरल बिपिन रावत के निधन पर बेहद दुखी हूं। उन्होंने पूरी कर्मठता और बहादुरी से देश की सेवा की। जनरल रावत सच्चे सैनिक, सच्चे देशभक्त थे। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। सीधे प्रफुल्ल श्रीवास्तव के पास आपको लेकर चलेंगे। और प्रफुल्ल, जो खबर आ रही है कि पार्थिव शरीर कल शाम तक पहुंचेंगे, तो क्या यहां पर अब तमाम जो तैयारियां हैं, उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मीडिया के सामने है, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जो चंबा कांगड़ा से आते हैं वो भी साथ थे, और सुरेश कश्यप जी, बहुत ही अच्छा लगा। और इसको और किसी अलग मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जेपी नड्डा। हम एक बार फिर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव का रुख करेंगे। तो प्रफुल्ल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पार्थिव शरीर कल शाम तक पहुंचेंगे दिल्ली, तमाम इंतजाम घर पर अगर पार्थिव शरीर लाए जाएंगे तो सेना अपने हाथ में लिए हुए है। बिल्कुल, देखिए, जब से ये खबर आई है कि दुर्घटना हुई है, उसके बाद से ही लोगों के पहुंचने का, उनके जानने वालों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। रक्षा मंत्री भी आए थे, सांसद भी आए थे, और उनके करीब सीनियर रहे, और अब मंत्री वीके सिंह, जनरल वीके सिंह भी आए थे। और अभी भी यहाँ पर जो है, इस खबर के आने के बाद से जो लोगों के आने का सिलसिला है, फिर चाहे वो उनके परिवार के लोग, जानने वाले हों, दोस्त हों, ये तमाम लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। सेना के कई अधिकारी जो है वो अभी अंदर गए हुए हैं, और इसी तरह से लोग आते रहेंगे। इसी बात को लेकर जो है पहले से तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी। यहाँ पर क्योंकि लोग आने लगे थे यहाँ पर, तो अब जब ये खबर आई है उसके बाद से यहाँ पे और जो है तैयारियां बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यहाँ पर एक तरह से बैरिकेडिंग कर दी है इस साइड पर। सेना के जवान भी है यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के भी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, तो कुछ वक्त बाद जो लोग और भी लोग यहाँ पहुंचेंगे, जो उनके करीबी हैं, जो उनके परिवार के हैं, जो उनके जानने वाले हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर व्यवस्था जो है अभी से की जा रही है। अभी ये जानकारी नहीं है कि कल यहाँ पर पार्थिव शरीर कितने बजे आएगा, कब लाया जाएगा, लेकिन उसके लिए तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है। जिस तरह से यहाँ पर सेना और पुलिस ने यहाँ पर काम चल रहा है, लग यही रहा है कि अभी से इसके लेकर तैयारी की जाएगी। और लोगों के आने का सिलसिला, फिर चाहे वो साथ में काम करने वाले अधिकारी हो या कोई और, वो जारी है। और यही सिलसिला हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कुछ सेना के अधिकारी अपनी गाड़ियों से, तो कोई वॉक करते हुए अंदर जा रहा है। अंदर परिवार के कौन लोग हैं अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जनरल नरवणे अंदर मौजूद हैं, सेना के अधिकारी मौजूद हैं, और ये लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। में लौटूंगी आपके पास प्रफुल्ल श्रीवास्तव। इस बीच सीधे आपको नीरज राजपूत के पास लेकर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नीरज, पहले ये कहा जा रहा था कि कल सुबह पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे, लेकिन अब खबर ये कि शाम के वक्त ये पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? इस देरी के पीछे वजह क्या है? कुछ साफ हो पा रही है? बिल्कुल रोमाना, क्योंकि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर थे, इसलिए जब उनका शव सुलूर में लाया जाएगा, सुलूर एयर बेस पर लाया जाएगा या फिर वेलिंगटन में, वहाँ पर भी श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी, जहाँ पर खुद मौजूद रहेंगे वायुसेना प्रमुख, वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनको पहले वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि वो एक ये जो सैन्य छावनी का इलाका है, जो वेलिंगटन है, वहाँ पर या फिर सुलूर एयर बेस, दोनों ही जगह पर, वहाँ पर किसी जगह पर, एक जगह पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद ही उनके शव को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। इसलिए हो सकता है, संभवतः देरी हो सकती है यहाँ दिल्ली पहुंचने में, क्योंकि 3 घंटे का सफर तो सुलूर से दिल्ली तक लगता ही लगता है। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको इस पर और बेहतर तरीके से जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए कि कितना बड़ा नुकसान आज देश को हुआ है। जनरल बिपिन रावत के ना रहने के मायने अगर आप समझाएं दर्शकों को तो। बिल्कुल रोमाना, जो मैं पहले भी बता रहा था कि जब जनरल बिपिन रावत जब कोर कमांडर थे वर्ष 2015 में, जब बड़ा अटैक हुआ था देश के सेना के एक काफिले के ऊपर, तो उन्होंने ही आगे बढ़कर सरकार से कहा, जब सरकार ने कहा कि आगे आप कैसे इन जो वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक हैं, इनका बदला कैसे लेंगे, इनकी जो बलिदान इन्होंने दिया है, तब उन्होंने खुद बढ़कर उन्होंने कहा कि मैं अपने सैनिकों से
क्रॉस बॉर्डर रेड कराऊंगा, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि देश की सेनाओं ने किसी सीमा पार जाकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बारे में सार्वजनिक तौर से जानकारी दी गई थी। आपको याद होगा उस समय के जो एडिशनल डीजीएमओ थे, उन्होंने खुद आकर सार्वजनिक मीडिया के सामने कहा था कि हमने क्रॉस बॉर्डर रेड की है, हमने उन उग्रवादियों को से बदला लिया है जिन्होंने हमारे सैनिकों को 19 सैनिकों को शहादत जिनकी हुई थी। उसके बाद ही उनको दिल्ली बुलाया गया। उस टाइम वो कोर कमांडर थे, दीमापुर में नागालैंड में थे 3 कोर के, और उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया। वाइस चीफ यानी कि सह सेना प्रमुख के तौर पर उनको बुलाया गया था साउथ ब्लॉक में। उनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन उसी वक्त वर्ष 2016 में आपको याद होगा उरी में बड़ा अटैक हुआ था और उस वक्त भी सरकार ने कहा कि आपके पास क्या विकल्प है। तो सबसे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पीओके में की गई थी, उसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि ऑपरेशन हेड वाइस चीफ थे जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सर्जिकल स्ट्राइक में। इसके बाद उनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये माना जा रहा था कि उनके दो सीनियर थे उस वक्त जनरल थे, उनमें से किसी एक को जो है चीफ बनाया जाएगा, थल सेना प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही सर्जिकल स्ट्राइक में और जिस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर उनका रहता था कि अपने दुश्मनों के खिलाफ, इसीलिए सरकार ने उनको 2 सीनियर्स को बाईपास करके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया था। और उसके बाद जब देश में खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि एकीकरण होना चाहिए तीनों सेनाओं का, उसको लेकर सेनाओं की तरफ से रिजर्वेशन था, लेकिन जनरल बिपिन रावत आगे आए। मैं दरअसल उसी पर आना चाह रही थी कि जिस तरीके से ये पद बना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और उस पद पर पहली तैनाती जनरल बिपिन रावत की, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उस बहादुरी, उस वीरता को सलाम था जिसके प्रतिबिंब जनरल बिपिन रावत थे। नीरज राजपूत। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपको। और आप जो बता रही थी कि उनका योगदान क्या था, आप सबसे बड़ा योगदान उनका डोकलाम में चीन के खिलाफ पहली बार भारत ने अगर चीन के खिलाफ कभी आवाज उठाने की कोशिश की थी, तब तक चीन जो था सलामी स्लाइसिंग करता रहता था, भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश करता था। लेकिन पहली बार भारत ने अगर चीन की सेना को रोकने की कोशिश की थी तो वर्ष 2017 में डोकलाम में की थी, जब डोकलाम में भूटान के रास्ते से चीन जो था भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई और नहीं जनरल बिपिन रावत थे, उनकी अगुवाई में उन्होंने रुकवाया था। उससे पहले तक चीन को जो था वो डिप्लोमेटिक तरीके से भारत बनाने की कोशिश करता था। वर्ष 2013 का इंसिडेंट आपको याद होगा डीबीओ का, उस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जो था चीन के साथ बातचीत की गई थी, लेकिन डोकलाम में भारत ने कोई बात नहीं की थी। अगर बात की थी तो उससे आंखों में आंखें डालकर की थी, सेनाओं ने बात करी थी और भारतीय सेना ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अगुवाई में चीन को पीछे खदेड़ दिया था, उसमें चीन को पीछे जाना पड़ा था। ये उनका बड़ा योगदान था। और न केवल जब वो जनरल बने थे, सेना प्रमुख बने थे, वर्ष 1985 में जब वो कैप्टन के तौर पर उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, तब सुभद्रांशु जो इंसिडेंट हुआ था, जो सबसे पहला माना जाता है कि चीन को अगर रोकने की कोशिश की गई थी 62 के युद्ध के बाद, तो वो उनके नेतृत्व में जब कंपनी कमांडर के तौर पर उन्होंने चीनी सेना को रोकने की कोशिश की थी। एक लंबा विवाद उसके बाद से चला था। उस वक्त हालांकि ये लग रहा था कि एक कैप्टन के तौर पर उन्होंने ये सुभद्रांशु जो इंसिडेंट था उसको ये चीन को पीछे करने की कोशिश की थी। तो ये बड़े योगदान थे इन जनरल बिपिन रावत के। और आपको अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जब जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख थे, ऑपरेशन ऑल आउट उन्हीं के समय में चलाया गया था। जो कश्मीर के अंदर जो आतंकियों का सफाया किया गया था, एक साल में करीब 200 सैनिकों को मारा गया था, वो उन्हीं की अगुवाई में किया गया था, क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के एक्सपर्ट माने जाते थे। उसके साथ साथ मीडिया स्ट्रेटेजी में उन्होंने पीएचडी की हुई थी, मीडिया कम्युनिकेशन में की गई थी। यही वजह थी कि जब वो जनरल बिपिन रावत जब भी सेना प्रमुख रहे, सीडीएस के तौर पर भी रहे, जितनी भी, क्योंकि उससे पहले तक ये माना जाता था कि सेना के ऑपरेशंस जो हैं वो उन सबको आपको सार्वजनिक नहीं करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमें जो है मीडिया को एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल करना है। और यही वजह है कि हम लोग देखते हैं जब से वो वाइस चीफ बने या फिर सेना प्रमुख बने थे, उसके बाद से सेना ने अपनी आप की जो मीडिया कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी थी उसमें बड़ा बदलाव लेकर आया। और हम लोग देखते थे कि जो भी ऑपरेशन होते थे उन्होंने साफ तौर से कह रखा था कि मीडिया से कोई बात छिपाई नहीं जाएगी। और यही वजह थी कि बड़े ऑपरेशन जो भी किए जाते थे उसके बारे में पूरी तरीके से खुद जनरल बिपिन रावत सामने आकर बातचीत करते थे। ये बड़ा योगदान जो था वो जनरल बिपिन रावत का देश की सेनाओं के लिए और रक्षा क्षेत्र में। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सीना ठोक कर भारत मां की रक्षा करने का जो अंदाज है, उसका संदेश देश भर में जाए, इसे लेकर बहुत प्रखर, बहुत मुखर जनरल बिपिन रावत। और कुल मिलाकर आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना हो, गोली बोली एक साथ नहीं चलेगी, इस नीति पर जिस तरीके से सरकार बढ़ी हो और चीन को आंख में आंख डालकर उसको उसकी हैसियत बताना हो, इन सब में किस तरीके से बड़ी भूमिका जनरल बिपिन रावत की रही पर्दे के पीछे से, इसी का जिक्र करते हुए आप सुन रहे थे अभी नीरज राजपूत को। हम सीधे आपको प्रणय उपाध्याय के पास लेकर चलेंगे, क्योंकि इस वक्त 6:47 का वक्त हो रहा है और 6:30 बजे का वक्त तय था सीसीएस की बैठक को लेकर। अब क्या खबर है, प्रणय उपाध्याय?
देखिए, महत्वपूर्ण सीसीएस की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। रोमाना बैठक चल रही है और बैठक में चूंकि सीसीएस की कोई ब्रीफिंग नहीं होती, सीसीएस में क्या बैठक हुआ, क्या मंथन हुआ, इस बारे में जानकारी के लिए इंतजार करना होगा अगर सरकार की तरफ से कोई जानकारी साझा की जाती है। लेकिन निश्चित रूप से स्वाभाविक जो कयास लगाए जा सकते हैं वो यही है कि इस समय पर अगर सीसीएस की बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हों, जिसके अंदर रक्षा मंत्री मौजूद हों, जिसमें गृह मंत्री मौजूद हों और इस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ इसमें जो मंथन के सवाल होंगे वो यही होंगे कि आखिर किन हालात के अंदर ये घटना हुई, क्या लेटेस्ट इनपुट है, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, जो कोलेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको ध्यान है रोमाना, इसके पहले रक्षा मंत्री ने कई सीरीज ऑफ मीटिंग्स की हैं साउथ ब्लॉक के अंदर। रक्षा मंत्रालय में आर्मी चीफ ने उन्हें ब्रीफ किया है। इसके अलावा वायुसेना अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्होंने वायुसेना अध्यक्ष को भेजा है सुलूर में। तो आगे की कदम क्या होंगे, किस तरीके से उनके जो पार्थिव शरीर हैं उन्हें यहां लाया जाएगा, अंतिम संस्कार किस तरीके से होगा, इसके अलावा अभी तक इन घटनाओं के ऊपर क्या इनपुट अवेलेबल हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर देश के रक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी मामलों की जो सर्वोच्च समिति है वो मंथन करेगी। और निश्चित रूप से यह बड़ा झटका कहा जा सकता है क्योंकि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से जो तमाम बड़ी परियोजनाएं चल रही थी उसमें डिफेंस की जो बड़ी परियोजनाएं थी उसमें सीडीएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाहे वो थिएटर कमांड बनाने का मामला हो, चाहे जो नई फोर्सेस खड़ी करने का, नई कमांड बनाने का मामला हो, इंटीग्रेशन का मामला हो, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में जो आत्मनिर्भर भारत के तहत नए हथियारों की खरीद और उत्पादन का मामला हो, डिफेंस कॉरिडोर्स का मामला हो, इन तमाम चीजों में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। तो ऐसे बहुत सारी भूमिकाएं हैं जिनके लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा इस समय कि कल से ही उन तमाम योजनाओं परियोजनाओं पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी संवेदनशील मुद्दे होते हैं जो कि इस लेवल पे केवल जनरल रैंक ऑफिसर्स के पास ही होते हैं, जिन चीजों में निर्णय जो है केवल उनके पास ही होता है। और ऐसे में निर्णय प्रक्रिया के लिए भी एक चैलेंज, एक चुनौती जरूर होगी कि आखिर इसके आगे वो निर्णय प्रक्रिया आगे कैसे जाएगी, क्योंकि हाल ही में जो फॉरेन एंगेजमेंट्स हैं उसमें भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, चाहे अमेरिका का उनका दौरा हो या जो नेबरहुड की पॉलिसी हो। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके अंदर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। जी बिल्कुल, मतलब वो जो हम कह रहे हैं ना कि देश ने क्या खोया, आप जिस तरीके से बता रहे हैं मुझे लगता है नीरज राजपूत इसमें कुछ और इनपुट दे पाएंगे कि साहब वो जो वैक्यूम जनरल बिपिन रावत सीडीएस के जाने से इस वक्त देश में नजर आ रही है वो जल्दी से और आसानी से तो बिल्कुल नहीं भरी जाने वाली है। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना, और मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जब प्रणय कह रहे हैं कि जब देश पे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही देश की कमान संभाली थी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अब जो है तीनों सेनाओं का एकीकरण होना चाहिए, ज्वाइंटनेस होनी चाहिए, तीनों को अलग अलग नहीं रहना है। उसको लेकर सेनाओं के बीच में रिजर्वेशन था, खासतौर से वायुसेना की तरफ से रिजर्वेशन था कि वो एक कमांड नहीं, जो जिसकी बात थिएटर कमांड की बात कर रहे थे प्रणय, थिएटर कमांड बनाने की बात है, इंटीग्रेशन की बात थी। तो खुद थल सेना प्रमुख जब ये थे जनरल बिपिन रावत, इन्होंने साफ तौर से कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स जो है वो अकेले नहीं लड़े जा सकते हैं, तीनों सेनाओं को मिलकर लड़ना होगा। और उन्हीं की अगुवाई में उसी का नतीजा था कि थिएटर कमांड की तरफ जो था देश जो था बढ़ रहा था। थिएटर कमांड बनने से जो तीनों सेनाएं हैं, सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये तीनों अलग अलग नहीं रहते, इनकी एक कमांड होती, इन सबकी एक एक कमांड होती। उस पर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता, और उसके लिए 3 और एजेंसी बना दी गई थी खुद जनरल बिपिन रावत की अगुवाई में। एक तो साइबर डिफेंस एजेंसी जो तीनों सेनाओं की थी, इसके अलावा एक स्पेस एजेंसी बनाई गई थी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, और साथ ही एक स्पेशल ऑप्स एजेंसी बनाई, फोर्स तैयार की गई थी जो तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस की थी। ये तीनों बनकर खड़ी हो गई थी। ये बड़ा योगदान जो था जनरल बिपिन रावत का था। लेकिन थिएटर कमांड वो चाहते थे कि 2 साल में बनकर तैयार हो जाए, और वो चाह भी रहे थे कि वर्ष 2022 के मध्य तक बनकर पहली जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है नौसेना की बनकर तैयार हो जाए। लेकिन उससे पहले ही, जैसे कि अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कुन्नूर में आज, और उनमें जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई, उनके साथ साथ 13 लोगों की और मौत, 12 लोगों की और मौत हुई है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं सीसीएस की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें आपके सामने। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ जो 4 बड़े मंत्री हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये 4 लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर ही सीसीएस की बैठक जो ठीक शाम 6:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कुछ देरी के साथ अब शुरू हो गई है। और मुद्दा यही कि आखिरकार ये जो हुआ है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है आजाद भारत में कि कोई सिटिंग जनरल इस तरीके से हादसे में मौत का शिकार हो गया। वायुसेना की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है, नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके साथ उनकी पत्नी और बाकी 11 सवार
सबकी मौत की पुष्टि जो वायुसेना की तरफ से कर दी गई। दोपहर 12:20 पर यह हादसा हुआ था। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ था और दिन भर अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबरें आती रहीं छन छन कर। तमिलनाडु जहां पर यह हादसा हुआ वहां सरकार के मंत्री के हवाले से खबरें आती रहीं। पहले मरने वालों का आंकड़ा 5 बताया गया, 8 बताया गया, 11 बताया गया, फिर आंकड़ा 13 बताया गया और आखिरकार शाम होते होते 6 बजे के आसपास वायुसेना की तरफ से पुष्टि की गई, नहीं रहे जनरल बिपिन रावत। बड़ा ही भीषण हादसा। M17 हेलीकॉप्टर जिसमें सवार थे जनरल बिपिन रावत और इस बीच जनरल बिपिन रावत के परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके चाचा का एक बयान सामने आ रहा है। परिवार दर्द में है, सुनाते हैं जरा आपको। बहुत ही कष्टकारी और दुखद आना जाना था उनका। बचपन में भी आते थे पहले और फिर अभी भी आए थे जब जनरल बने थे और फिर अभी आने वाले थे। वो कहा था उन्होंने फिर आऊँगा अभी। एक बड़ी क्षति पूरी परिवार की। बहुत, ये देश के लिए क्षति है। पूरा परिवार हमारा तो बहुत ही बड़ी क्षति है और देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। अब किस तरीके से आप लोग क्या उनके परिवार से आगे जाएंगे? क्योंकि हाँ, मैं जाऊँगा अभी हाँ, दिल्ली उनके निवास पे। परिवार वालों से बातचीत आप लोगों की हो चुकी है इस बारे में कि सूचना सभी को मिल चुकी होगी परिवार में? हाँ, अभी समाचार सबको पता चल गया होगा अभी। तो ये प्रतिक्रिया जो परिवार की तरफ से आ रही थी, पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। रिश्तेदार, गांव के लोग सभी स्तब्ध हैं, हर कोई हैरान है क्योंकि बेहद शॉकिंग ये खबर। जनरल बिपिन रावत आज सुबह तक दिल्ली में थे। सुबह दिल्ली से उन्होंने उड़ान भरी थी और वो सुलूर पहुंचे थे, जहां से वेलिंगटन के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर में वो सवार हुए, लेकिन वेलिंगटन पहुंच नहीं पाए। 11:15 बजे उन्होंने उड़ान भरी थी और 12:20 के आसपास बताया जा रहा है कुन्नूर में, जहां M17 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। वायुसेना की तरफ से पुष्टि कर दी गई है, नहीं रहे CDS जनरल बिपिन रावत। और बड़ा नुकसान सशस्त्र सेनाओं के लिए, बड़ा नुकसान देश के लिए। देश ने अपना वीर बहादुर बेटा आज खो दिया। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं और इस बात को इस वक्त हर कोई दोहरा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और सब यही कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का ना रहना देश के लिए बड़ा नुकसान है। तो अलविदा जनरल बिपिन रावत। और वो दिसंबर कनेक्शन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यही दिसंबर का महीना था साल 1978 जब पहली बार सेना में अधिकारी बने थे जनरल बिपिन रावत। 4 दशक से ज्यादा का सेना के साथ ये सफर, वो कर्मठता जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब दुख जताया जनरल बिपिन रावत के ना रहने पर, तो इसका जिक्र किया। तो नहीं रहे जनरल बिपिन रावत। वायुसेना की तरफ से इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार इस बड़ी कवरेज पर बना हुआ है। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी शोभना, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना। और हम लोग सुबह से ही आज इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। हर बार एक उम्मीद जग रही थी, क्योंकि गंभीर स्थिति में जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो ये उम्मीद जगी कि शायद उपचार से वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब ये दुखद खबर आ चुकी है। बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं और बड़ी खबर इस समय की यही है कि CCS की बैठक चल रही है इस समय, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक इस समय चल रही है। जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा 11 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हुई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है। इस बड़ी खबर पर हर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी बैठक इस समय चल रही है, उस पर भी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। देश उनको सलाम करता है, उनके जज्बे को सलाम करता है। जिस तरीके से उन्होंने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती, इस संदेश को दिया और मीडिया के साथ भी एक अलग संबंध स्थापित किया जनरल बिपिन रावत ने। तो अलविदा जनरल, नम आंखों से देश
जनरल बिपिन रावत को याद कर रहा है। आज सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और आज सुबह ही दिल्ली से रवाना हुए थे, वेलिंगटन जा रहे थे। वहाँ पे स्टाफ कॉलेज में उनका लेक्चर होना था, लेकिन वेलिंगटन तक वो पहुँच नहीं पाए। जब पहुँचे वेलिंगटन तो गंभीर रूप से जख्मी स्थिति में वो पहुँचे। उपचार के दौरान उनका निधन हुआ। 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से 13 लोगों के निधन की जो जानकारी है वो आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये पूरा हादसा हुआ। जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी और अब कोशिश यही कि जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली उनके निवास स्थल पर लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने व्यक्त किया है दुख और देश ने बहादुर सैनिक खो दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जनरल रावत ने पूरी कर्मठता से देश की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। देश उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। और एक दिसंबर कनेक्शन की भी अगर हम बात करें तो दिसंबर में ही 1978 में उनकी भर्ती हुई थी सेना में। उसके बाद 2016 में वो सेना प्रमुख बने थे और 2019 दिसंबर में उनको CDS का पद सौंपा गया था। और आज जब उनका निधन हुआ तो भी दिसंबर का ही महीना है, 8 दिसंबर के दिन। परिवार पर तो सुन इस लेते हैं प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है। और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आपने सुना जनरल बिपिन रावत के निधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, दुख व्यक्त करते हुए। आज देश स्तब्ध है। सुबह से ही जब ये खबर आई, सब हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे थे कि जितने भी लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं वो सुरक्षित हों, ठीक हों। लेकिन एक के बाद एक ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जनरल बिपिन रावत के निधन पर बेहद दुखी हूं। उन्होंने पूरी कर्मठता और बहादुरी से देश की सेवा की। जनरल रावत सच्चे सैनिक, सच्चे देशभक्त थे। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और ये फोटो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। एक भावुक पल एक सेना के अधिकारी के लिए। CDS का पद जब उनको सौंपा गया और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीर शेयर की है देश के साथ। ट्वीट उन्होंने ये किया है और बांटा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।